Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो यहाँ पे हम अपना ACR के लिए सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 MCQs कर रहे हैं और इसमें एक्सप्लेनेशन तो मैंने बहुत सारी दे रखी है, इवन पूरा चैप्टर ही समझा दिया है। तो ये अभी हम करने लग रहे हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टाइम हमारे पास है नहीं तो सीधा आते हैं सेशन पे। और ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो कर लिया है, सीधा मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ जहाँ से मैं आज करना है। आज बेसिकली हम क्या कर रहे होंगे, आपका जो बोल्शेविक्स के बाद का टाइम है, यानी कि 5-10 मिनट ये डिस्कस करेंगे बोल्शेविक्स के बारे में और फिर ये फिनिश हो जाएगा, देन हम आ जाएंगे नाजिज्म पे। ठीक है, तो आपके इवन 3-4 दिन में 3-4 चैप्टर हमने पूरे कवर कर दिए हैं, जिसमें कि 50-50 एमसीक्यूज है हर चैप्टर के और पूरे चैप्टर की थ्योरी है। तो यार बहुत ज्यादा इसमें मैंने आपको क्रिस्प चीजें कराई हैं। नाउ लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चंस पे। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको जो सारे एमसीक्यूज थे वो करा दिए थे। अराउंड यहाँ पे आपके 10 एमसीक्यूज बच गए हैं फ्रॉम द चैप्टर आपका रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 5-10 भी आज डिस्कस कर लेंगे और ये बीच बीच में है, तो मैं आप डोंट वरी, मैंने देख रखा है कौन कौन से एमसीक्यूज है, तो इतना परेशान मत हुआ करो सर ये वाला एमसीक्यू छूट गया ये नंबर का। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या यार, जब अप्रैल थीसिस दी लेने में, ठीक है ना, जब अप्रैल थीसिस तक मैंने आपको करा दिया था, अप्रैल थीसिस देने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे गवर्नमेंट दूसरी फॉर्म हुई, लेकिन जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई वो कैसी थी याद रखना। यहाँ पे जब आपका जार यहाँ पे एब्डिकेट करके चला गया, जो यहाँ का राजा था, तो यहाँ पे लेनिन की गवर्नमेंट नहीं बनी थी, यहाँ पे पहले बनी प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है ना, कौन सी बनी? प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी। और इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को यहाँ पे ये जो आपके बोल्शेविक्स थे ना, इन्होंने कहा यार कोई बात नहीं, हम यहाँ पे अभी के टाइम पे इस प्रोविजनल को ही सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये राइट टाइम नहीं है कि हम सोशलिज्म वाली गवर्नमेंट बनाए। तो इस प्रोविजनल गवर्नमेंट को बना दिया और यहाँ पे पीएम कौन बन गया? केरेंस्की। ठीक है, ध्यान देना, पहले आपका पीएम कौन बना था? केरेंस्की, या फिर आप यहाँ पे वाई डाल सकते हो, कुछ भी इसका डबल है या फिर वाई। तो ये जो केरेंस्की था ना, ये था पहला पीएम कहाँ का? रशिया का, याद रखना। ठीक है, देन आपका क्या हुआ कि अब बोल्शेविक्स ने कहा यहाँ पे ऐसे काम चलेगा नहीं, तो इन्होंने धीमे धीमे क्या करा, इनको अपोज करना शुरू कर दिया प्रोविजनल गवर्नमेंट को। और जब प्रोविजनल गवर्नमेंट ने देखा कि ये लोग तो हमें अपोज कर रहे हैं, तो इन्होंने बोल्शेविक को ही इवन यहाँ पे उठाना शुरू कर दिया, इनको जेल में डालना शुरू कर दिया कि ये लोग तो हमारी गवर्नमेंट के लिए खतरा बन रहे हैं। तो देख रहे हो आप, चीजें ऐसे पॉलिटिक्स में चेंज होती हैं। लेकिन फिर यहाँ पे 16 अक्टूबर 1917, ठीक है, 16 अक्टूबर 1917 में जो आपका लेनिन होता है, ये कहता है कि ये सोवियत यूनियन बुलाता है। सोवियत यूनियन पता है ना क्या था? तो ये सोवियत यूनियन बुलाता है और कहता है कि अरे हमें पूरा यहाँ पे सीज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, ये लोग हमारे हिसाब से काम कर नहीं रहे हैं। तो ये जो इसका पीएम होता है करेंस्की, ये यहाँ पे भाग लेता है और 24 अक्टूबर को ये भाग जाता है रशिया से। ठीक है, और ये जो बोल्शेविक होते हैं, ये मॉस्को का जो पेट्रोग्रेड था ना, वहां का एरिया जो है इसको कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, देन देखो यहाँ पे क्या हुआ। ये जो बोल्शेविक थे, ये लोग आपको पता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज करते थे, ये कहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया होना नहीं चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि जो बड़े बड़े घर हुआ करते थे ना, जिन लोगों के बहुत बड़े घर होते थे, उनका पार्टीशन करवा दिया, लोगों से कहा कि तुम यहाँ रहो, तुम यहाँ रहो। अगर 5 लोगों की फैमिली है तो उसका उतना घर होना चाहिए। तो इनका ये मानना था, इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को पूरा खत्म कर दिया। और यूनिफॉर्म्स अगर आपसे पूछा जाए, यूनिफॉर्म्स कौन लेके आया सोल्जर्स वगैरह की, तो यही लोग लेके आए, बोल्शेविक लोग। और इन्होंने फिर क्या किया, बोल्शेविक लोगों ने अपना नाम बदल लिया पार्टी का। ठीक है, तो ये जो बोल्शेविक था, इससे नाम बदल के क्या कर लिया अपना? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है ना, क्या नाम हो गया? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी जो है, इन्होंने अपना नाम रख लिया। इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखना कि बोल्शेविक का ही नाम बदल के क्या हो गया था? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब यहाँ पे क्या होता है कि नवंबर 1917 में, अब अक्टूबर में आपको पता है वो भाग गया, तो जो उसका पीएम था, नवंबर 1917 में इन्होंने बोल्शेविक लोगों ने इलेक्शन करवाए। इन्होंने सोचा कि अब वोट तो हमें मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है इन्होंने इलेक्शन करवाए, लेकिन ये लोग यहाँ पे हार गए, इनको मेजोरिटी मिली नहीं। ठीक है, मेजोरिटी नहीं मिली, तो इन लोगों ने क्या कहा, अरे भाई मेजोरिटी हमें मिल नहीं रही बोल्शेविक वालों को, तो इन्होंने उस पार्लियामेंट को भंग कर दिया। ठीक है, अब देखो सीन क्या क्या चल रहा है। क्योंकि लोग इन्हें वोट क्यों करेंगे? क्योंकि लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी वो खत्म होती जा रही थी, तो लोगों ने इन्हें वोट किया ही नहीं। ठीक है, तो पार्लियामेंट फिर इन्होंने क्या कहा, अरे हमें वोट ही नहीं मिल रहे मेजोरिटी, तो पार्लियामेंट को ही भंग कर दो। और पार्लियामेंट तो छोड़ो, इन्होंने यहाँ पे रशिया को वन पार्टी स्टेट बना दिया। रशिया को इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी ही रूल करेगी और कोई पार्टी नहीं है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर आप चाइना को देखोगे, चाइना का सिनारियो मैंने आपको समझाया था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कि वहां पे कैसे क्या पार्टीज काम करती हैं। रशिया में इन्होंने कहा एक ही पार्टी है, अब तुम दो किसे वोट दे रहे हो? एक पार्टी का सिस्टम बन गया 1918 में। 1918 तक इन्होंने जो है सारी की सारी पार्टियां रशिया से खत्म कर दी। और यहाँ पे एक पुलिस हुआ करती थी, इन्होंने एक पुलिस सेटअप करी जिसका नाम था चेका। ये चेका के लोग क्या करते थे, जो भी अपोज करता था ना इन बोल्शेविक्स को या फिर ये रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को, उसको जाके मार देते थे। ठीक है, उसको निपटा दिया जाता था। कौन निपटाता था? चेका। ठीक है, ये क्या हुआ करती थी, एक सीक्रेट पुलिस टाइप की चीज थी। पुलिस नहीं थी प्रॉपर, क्या थी ये? सीक्रेट पुलिस थी। बाद में इसका नाम ओजीपीयू कर दिया गया।
और ये बाद में चल के आपका एनकेवीडी नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो ये पनिश करते थे उन लोगों को जो लोग बोल्शेविक से क्या करते थे, अपोजिशन करते थे, ठीक है। तो ये सब सिनारियो हो गया। अब जब इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, सारी चीजें बढ़ रही है, तो यहाँ पे सिनारियो क्या होगा कि भाई सिविल वॉर तो होके रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, सिविल वॉर। तो बस यही कंडीशन बन गई कि रशिया में हुआ फिर सिविल वॉर। अब देखो यार, यहाँ पे सिनारियो क्या है, बड़ी ध्यान से सुनना, यहाँ से सीधा क्वेश्चन गिरता है कि जब यहाँ पे बोल्शेविक लोगों ने क्या कहा, प्रॉपर्टी और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, लैंड का जब ये रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली बात आई, तो यहाँ पे यार अलग अलग ग्रुप फॉर्म हो गए। क्या हुआ, पहले बोल्शेविक लोगों ने, मैंने आपसे क्या बोला, मॉस्को का एरिया और पेट्रोग्राड का एरिया तो ये बोल्शेविक के पास में था, लेकिन बाकी का जो एरिया था ना, वो अलग अलग लोगों के पास पहुंच गया। जैसे कि जो यहाँ पे आर्मी थी ना, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गई कि इन्होंने कहा नहीं हम इसका सपोर्ट करेंगे, हम इसका करेंगे, क्योंकि लैंड जब रीडिस्ट्रीब्यूट होता है ना, जिसके पास लैंड है वो तो यही कहेगा हमारा हमारे पास रहने दो, है ना। तो यहाँ पे जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट मैंने आपसे क्या बोला था, दो टाइप के थे, एक तो बोल्शेविक थे, एक नॉन बोल्शेविक थे। तो जो बोल्शेविक थे वो तो चलो ठीक है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के हो गए। देन जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट हुआ करते थे, और जो लिबरल्स हुआ करते थे, ठीक है ना, और जो लिबरल्स हुआ करते थे, इन्होंने मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाया। और इनके ग्रुप को पता क्या बोला गया, इनके ग्रुप को बोला गया ग्रीन, ठीक है ना। क्या बोला गया इनके ग्रुप को, ग्रीन्स। तो याद रखना, जो आपके नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उनको ग्रीन्स बोला गया। और जो प्रो जारिस्ट थे, यानी कि जो लोग ये कहते थे कि अरे भाई राजा का ही राज सही था, तो जार को ही लेके आओ, तो उनको बोला जाता था व्हाइट्स, ठीक है। और ये जो बोल्शेविक थे, इनको बोला जाता था रेड्स। अगर आपसे ये पूछा जाए रेड किसको, बोल्शेविक को, ग्रीन किसको, जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज हुआ करते थे, कौन थे, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, रिवॉल्यूशनरीज, वो कौन थे, आपके ग्रीन्स हुआ करते थे, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है क्या। और यहाँ पे बेसिकली अगर आप बात करोगे 1918 की और 1919 की, 1918 और 1919, तो इन दोनों सालों में जो बहुत, रशिया तो बहुत बड़ा था आपको पता है, तो रशिया का जो सबसे ज्यादा हिस्सा था वो ग्रीन और व्हाइट इन दोनों के हाथों में था। बिकॉज जो रेड थे इनके हाथ में, तो मॉस्को पेट्रोग्राड के आसपास का एरिया था, यानी कि मेन एरिया इनके पास था, लेकिन जो बहुत ज्यादा अगर हम बात करें तो वो व्हाइट और ग्रीन के पास हुआ करता था। क्लियर है। तो प्रोज आरेस्ट कौन थे, जो आपके व्हाइट लोग थे। अब इन लोगों को यहाँ पे सपोर्ट कौन कर रहा था, ये जो आपके व्हाइट हैं, जो ग्रीन है, इन लोगों को यहाँ पे जो फ्रेंच की, फ्रेंच आर्मी थी, और इवन अमेरिकन आर्मी, जापानीज आर्मी, ये लोग भी इन लोगों को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि दूसरी कंट्री में जो सरकार बने वो उसके हिसाब से बने, ठीक है। तभी यूएसए को आपने देखा होगा कितना ज्यादा चक्कर चलाता रहता है, यही चीज है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ये लोग थे, ग्रीन लोग थे और जो व्हाइट लोग थे, ये नहीं चाहते थे कि बहुत ज्यादा सोशलिज्म बढ़ जाए, जो रेड लोग चाहते हैं, यानी कि अगर पूरा प्रॉपर्टी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तो हमारा तो पूरा पैसा ही चला जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हुई। और इवन ये जो व्हाइट लोग थे ना, जो प्रोज आरेस्ट थे, इन्होंने यहाँ पे जिस जिस जगह ये लोग राज करते थे, वहां पे जो पीजेंट्स थे, उनके ऊपर इन्होंने और अत्याचार करना शुरू कर दिया। बिकॉज आप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है ना। तो ये लोग यहाँ पे जो इनके अंडर में थे किसान, उनको और परेशान करने लगे, उनकी इवन हत्या भी कर दी गई कई जगह। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है ना कि 1920 जैसे ही आता है, जनवरी 1920, ठीक है। जनवरी 1920 में क्या होता है कि ये जो बोल्शेविक्स होते हैं, ये यहाँ पे आपका जो मुस्लिम जेडिस्ट होते हैं, ठीक है, अभी आपको मैंने कल बताया था ना जेडिस्ट कौन होते हैं, तो इन्होंने इनका साथ लिया। और इवन जो और भी लोग थे जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, ठीक है ना, जो नेशनलिस्ट लोग थे उनका साथ लिया। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो रशिया था उस पे इनका बोल्शेविक लोगों का अधिकार हो जाता है, कौन से ईयर में, 1920 में। क्लियर है। तो सपोर्ट किसका लेते हैं ये, आपका जो क्या बोलते हैं यार, जो आपका जेडिस्ट होते हैं और जो आपके नेशनलिस्ट होते हैं, इनका साथ लेते हैं। दूसरा पोर्शन क्या था कि जो व्हाइट लोग थे, इन्होंने पीजेंट्स के ऊपर जब बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिया, तो यहाँ के जो लोग थे वो सपोर्टर, वो यहाँ से बिदक गए। इन्होंने कहा यार ये तो अत्याचार ही निकले भाई, तो ये लोग भी इनका साथ देने लग गए। तो इसलिए यहाँ पे सिनारियो देख रहे हो, पॉलिटिक्स कितनी जल्दी चेंज होती है। तो जनवरी 1920 में यहाँ क्या हो गया, बोल्शेविक्स का बहुत ज्यादा यहाँ पे अपना हिस्सा बढ़ गया। क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो देखो बहुत फटाफट कर रहा हूँ, इतने फटाफट आपको कवर भी करना है। और यहाँ पे जितने भी आपकी अलग अलग जगह थी 1922 तक, बोल्शेविक्स ने इन सबको अपने अंडर कर लिया, और यहाँ पे इसको नाम क्या दे दिया गया, यूएसएसआर। जितनी भी टेरिटरीज या फिर जितने भी स्टेट इसके अंडर थे, उनको क्या कहा गया, यूनाइटेड, देखो यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत, सेकंड यार, आई थिंक यार ये इसका यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होता है, हाँ यूनाइटेड, क्या बोलते हैं वो, यूनियन, हाँ यूनियन, वेट अ सेकंड, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है ना। तो ये जो है आपका यूएसएसआर फॉर्म हो जाता है। तो याद रखना 1920s के टाइम पे यहाँ पे क्या हुआ, यूएसएसआर का फॉर्मेशन हुआ, किसने किया था, बोल्शेविक्स ने। और जो नॉन रशियन सोशल नेशनलिस्ट थे, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो रशिया के नहीं थे, नॉन रशियन सोशलिस्ट हुआ करते थे, इन्होंने मिलकर के यहाँ पे यूएसएसआर को बनाया। क्लियर हो गया बात।
तो अब इससे फायदा क्या हुआ कि यार यहाँ पे काफी ज्यादा जो देखो, जब भी आपका कोई एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होती है, यानी कि यहाँ पे यूएसएसआर बना, तो बहुत ज्यादा जो पोर्शन थे ना रशिया के, वो एक ही पावर के अंडर आ गए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली रशिया में पहली बार। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुई आपकी 1927 प्लस टाइम पे। ठीक है, तो याद रखना ये इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह देखने को मिली, एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो गया इनका, फैक्ट्रीज वगैरह काम करने लगी बिकॉज एक सेंट्रल पावर काम कर रही थी। तो ये चीजें हैं। ठीक है, देन और आगे आते हैं। तो यहाँ पे अब आपका आता है जो इकोनॉमी वगैरह प्लान हो गई थी, सब कुछ चीजें हो गई थी, लेकिन देखो ये यहाँ पे यार इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही थी। और इवन इन्होंने क्या किया, जो आपका ग्रेन था, जो अनाज है, वो इन्होंने गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हम जो किसान है उनसे इतने प्राइस पे अनाज वगैरह ले रहे होंगे। तो कुछ किसानों ने यहाँ पे गवर्नमेंट को अनाज बेचने से मना कर दिया, बिकॉज वो सोचते थे कि अगर हम गवर्नमेंट को अनाज नहीं देंगे तो लोग अनाज कहाँ से खरीदेंगे, हमसे खरीदेंगे, और हम उनको हायर प्राइजेस पे देंगे। तो जो छोटे मोटे पूंजीपति थे वो ऐसा करने लग गए, उनको स्टोर करना शुरू कर दिया अपने अनाजों को। और इसी टाइम पे यहाँ पे पार्टी में चेंज होता है, और जो आपका क्या नाम था, लेनिन, लेनिन की जगह पर यहाँ पे आता है पार्टी में इसका सक्सेसर, जिसका नाम होता है स्टालिन। ठीक है ना। तो लेनिन के बाद कौन आया, स्टालिन। स्टालिन ने क्या किया कि जो लोग ये बचा के रख रहे थे ग्रेन्स वगैरह, और जो अच्छे वेल टू डू फार्मर्स होते थे, उनको बोला जाता था कुलाक्स। ठीक है, याद रखना, जो अच्छे फार्मर्स थे, इनके पास काफी ज्यादा पैदावार हो रही थी, उनको क्या बोलते थे, कुलाक्स बोलते थे। देन ये स्टालिन आया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधा जो कन्फिस्ट जो भी लोग यहाँ पे अपना भंडार गृह में अनाज रख के बैठे थे, उनको कन्फिस्केट कर दिया, यानी कि उनको जब्त कर लिया, जो भी उनका अनाज था, उनको प्राइस भी नहीं दिया, और उसको अपने अंडर लेके आ गए। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे मेजर्स ली गई। तो इन चीजों को थोड़ा याद रखना, दो चार फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना, मैं आपको एमसीक्यूज कराता हूँ। ये वाला एमसीक्यू देखो। अम, देखो, अरे यार हाँ, हु वाज द सक्सेसर ऑफ लेनिन, लेनिन का सक्सेसर कौन था, तो स्टालिन था, ऑफ कोर्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 10th वाला क्वेश्चन देखो। अरे यार कहाँ चला गया, देखो 10th वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि बुडू नो बुडवो नोवाका वॉज द नेम गिवन टू, किसको ये नाम दिया गया था। तो यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड। ठीक है ना, क्या बुडवो नोव का किसको बोला जाता था, हेड को बोला जाता था। क्लियर है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये मैंने करा दिया 12, ये सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आपके अब सारी चीजें खत्म हो गई हैं क्वेश्चंस, और जो भी बचे हैं आपके 7-8 बचे होंगे, उनको भी निपटा देता हूँ। ठीक है, ये कौन सा 22 करवा दिया, 23 वाला। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हेन डिड द सोशलिस्ट टेक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया, रशिया में सोशलिस्ट ने कब जो है अपना गवर्नमेंट में आ गए थे। तो आपको याद होगा, मैंने कहा अक्टूबर में जो है वो आपका चला गया था, क्या बोलते हैं उसको, जो वहाँ का पीएम था। पीएम का नाम बताओ, चलो रशिया के पहले पीएम का नाम कमेंट करो। तो जैसे ही ये आपका भाग जाता है यहाँ पे, इसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद आपका जो सोशलिस्ट होते हैं वो गवर्नमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, तो 1917। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है, 24th क्वेश्चन हो गया क्या, हाँ 25th क्वेश्चन भी हो गया, 6 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 30th भी हो गया है, 31 भी हो गया। अरे यार सारे क्वेश्चन करा दिए हैं क्या। चलो चलो, ये भी हो गया, 9 भी हो गया। अच्छा ये देखो 40th क्वेश्चन नहीं हुआ अपना, व्हाट वाज द इंपीरियल रशियन आर्मी नोन एज द ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा ये आप याद रखना कि जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें मैंने आपको बताया रशिया ने पार्टिसिपेट किया था, तो इंपीरियल रशियन आर्मी को किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रशियन स्टीम रोलर। ठीक है, तो रशियन स्टीम रोलर के नाम से आपका जो इंपीरियल रशियन आर्मी थी, इसको जाना जाता था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 41 करा दिया है यार, 42 देखो, द बोल्शेविक पार्टी रिनेम्ड इटसेल्फ द, अब रशियन पार्टी ने अपने आप को किस नाम से, जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने अपने आप को किस नाम से रीनेम कर लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अगर रशियन नहीं लिखा है तो कम्युनिस्ट पार्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके क्या थे, यहाँ पे कुछ रेडिकल एम्स थे, उनको दिखाने के लिए। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया एट द टाइम ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन, कौन था यहाँ पे इसका पीएम, केरेंस्की। ठीक है, मैंने बताया था ना, डबल आई भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। राइट आंसर क्या हो गया, केरेंस्की हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, हु रॉट द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म। याद रखना यहाँ पे सोवियत कलेक्टिव फॉर्म की यहाँ पे हिस्ट्री किसने लिखी, तो ये लिखी थी फेडोर बेलोव ने। ठीक है, किसने लिखी थी, फेडोर बेलोव ने। मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए, जो भी एक दो फैक्ट है ऐसे चंगू मंगू से, वो मैंने क्वेश्चंस में कवर कर दिए हैं। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद क्वेश्चंस जो करा रहा हूँ वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तभी ये इतना क्रिस्प वे में कवर हो पा रहा है। बहुत टाइम लगाया है मैंने, लेकिन आपका रिस्पॉन्स ना कुछ खास है नहीं। कोई और होता ना अभी तक ये सब छोड़ चुका होता क्लास की, क्यों ही कंटिन्यू करूं मैं। बट स्टिल देखो, यहाँ पे ग्रीन कौन थे, यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि जो जिन्होंने की सबसे ज्यादा रशियन एम्पायर जिनके अंडर था वो कौन थे, ग्रीन थे, और बाकी के व्हाइट थे ड्यूरिंग 1918-19। देखो ये मैंने आपको बता रखा है, उनको किस, वो कौन लोग थे, ग्रीन लोग कौन थे, तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे ग्रीन लोग, प्रोजारिस्ट थे व्हाइट लोग, और बोल्शेविक कौन थे, रेड लोग थे। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो,
हु नेशनलाइज द इंडस्ट्रीज एंड बैंक ड्यूरिंग सिविल वॉर। किसने यहाँ पे नेशनलाइज कर दिया था? अब देखो नेशनलाइज करने का काम कौन करेगा? बोल्शेविक ही करेंगे, कॉमन सी बात है, ये आपको पता, ये मैंने बता भी दिया था यार। चलो यार अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 47th क्वेश्चन देखो। वो इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन। यहाँ पे डेथ ऑफ लेनिन के बाद में फर्म इमरजेंसी मेजर्स किसने लिए? यहाँ पे मैंने बताया था ना कि कन्फिस्केट करना स्टार्ट कर दिया था, ये सब चीजें हो रही थी, तो कौन होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्टालिन। ठीक है, 47 का डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 48th देखो। Centralized planning led to increase the industrial revolution by 100% in case of oil, coal and steel during the period। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? जो सेंट्रलाइज प्लानिंग थी, मैंने बताया आपको सेंट्रल से जो प्लानिंग हो रही थी उससे क्या हो गया? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये किस टाइम पे हो रहा था? कब बताया था मैंने? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। 1927 के और 1932 के बीच में। ठीक है, क्या हो गया आपका? 48 का। ठीक है, 27, अरे यार 27 से पहले 1921 टू इवन ये भी आपका 27 होना चाहिए। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है? तो 1921 से लेके 27 के बीच में 100% इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला ऑयल, कोल और स्टील में, क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग से काम हो रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि इंडिविजुअल के अंदर हो रहा हो काम, तो इससे बहुत फायदा हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 49th वाला देखो। Under the leadership of Dash, a military revolutionary committee was appointed by the Soviet to organize the Caesar। किसके यहाँ पे लीडरशिप थी? जब मैंने आपको बताया था कि वो आपका सीक्रेट पुलिस वगैरह काम कर रही थी, एक मिलिट्री रिवॉल्यूशन कमेटी बन गई थी, जिससे कि आपका क्या हो? सीजर हो पाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लियोन। अच्छा, ये आपका क्या? मिलिट्री रिवॉल्यूशन यानी कि बोल्शेविक्स के ऊपर जब पिटाई हो रही थी ना, इसमें क्या किया था पहले? जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बन गई तो यहाँ पे बोल्शेविक को यहाँ पे उल्टा लटकाना स्टार्ट कर दिया। तो इसका राइट आंसर क्या? लियोन लियोन ट्रेविस्की। ठीक है, अगले वाले आंसर पे क्वेश्चन पे आते हैं। ये मैंने कराई थी। ठीक है, तो ये आपके पूरे 50 एमसीक्यूज प्लस कंप्लीट थ्योरी आपकी कवर हो गई है। किसकी? रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, सोशलिज्म इन यूरोप हो गया। तो ये सब कंप्लीट हो गया आपका। फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से आपका एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा चैलेंज है। अगले वाले जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे। ठीक है, आई होप आपको सारी क्लैरिटी आ गई होगी, कोई डाउट वगैरह बचा नहीं होगा। यार बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में, पता है आपको, बट स्टिल मैं विदाउट एनी मतलब आपका कोई रिस्पॉन्स खास आ नहीं रहा। बस कुछ बच्चे हैं जो कि पढ़ रहे हैं, उनके लिए ही मैं ये चीज़ें करा रहा हूँ कंटिन्यूसली। नहीं तो मैं कब का ये चीज़ बंद, और कोई होता है ना वो पक्का बंद कर चुका होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत यार मतलब खैर अगले चैप्टर पे आते हैं। तो और अच्छा एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे क्या हुआ कि wait a second। हाँ, तो यहाँ पे 1930 के टाइम पे 1930 के टाइम पे जो आपके गुरु रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने रशिया का यहाँ पे जिक्र किया और कहा कि जो मॉस्को है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर गया है इन कंपैरिजन टू पूरा यूरोप। तो एक चीज़ आप ये भी याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे मॉस्को को लेके अपना एक बात बोली थी। चलिए खैर, अब आते हैं अगले वाले अपने चैप्टर नंबर 3 पे। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ स्लाइड को। वेट अ सेकेंड, देखो। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चैप्टर 3 की, जो कि आपका नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर है। तो यहाँ पे क्या कुछ चीजें हुई उनके बारे में बात करेंगे। और पता है आपको एक चीज और जो मुझसे नहीं होती ना, वो होती है कि मैं आपको झूठे आजकल क्या चलता है ना कि 30 एमसीक्यूज करा दिए, पूरा चैप्टर खत्म, ये हो गया वो हो गया कंप्लीट, इसमें से ही आएगा, इसके बाहर कोई एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये चीजें बहुत चलती है, तो मुझसे ये हो नहीं पाता है कि मैं यार जो बोलता हूँ ना वो बिल्कुल, मैं आपसे स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट में भी अगर मैं एनसीईआरटी ना पढ़ूँ, दो चार एमसीक्यूज लगा दूँ जो आजकल चल रहे हैं, 30 20 30 एमसीक्यूज लगा लूँ, हो जाएगा? नहीं हो पाएगा डियर। ठीक है, कंपटीशन ज्यादा होगा इसमें। तभी मैंने अभी तक जो 2 चैप्टर कराए हैं ना, उसमें 50 एमसीक्यू के साथ पूरी थ्योरी कराई है। मुझसे ना ये हो नहीं पाता है यार। मैंने भी सोचा कि चलो यार ये एमसीक्यूज एमसीक्यूज करा के फटाफट खत्म कर दूंगा, नहीं हो पाया। पूरी थ्योरी मैंने कवर करा दी इसी चक्कर में। तो ये चीजें हैं यार मेरे साथ, थोड़ी सी मैं नहीं कर पाता हूँ ये सब। एक तो मार्केटिंग, आज पता नहीं यार यूट्यूब पे आजकल क्या ही चल रहा है, लोग बच्चे भी इसी में खुश हैं कि चलो इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा, फिर बोलते नहीं हुआ। उसका रीजन यही है, हमने भी इतने सिलेक्शंस दिए हैं ना, उसका रीजन यही है, यूट्यूब बैच से दिए अपने सिलेक्शन ऑब्वियसली। उसका रीजन यही है कि यार मैं जो बोलता हूँ वो ट्रुथ होता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको घुमा के बातें बोलता हूँ यार ऐसा कर लो हो जाएगा तुम्हारा, तो झूठी तसल्ली देने से कुछ नहीं। राइट, क्या यार। देखो यहाँ पे नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर की बात करते हैं। देखो यहाँ पे यार हुआ क्या कि देखो थोड़ी सी बातें करेंगे इसके ऊपर। जो आपका नाजिज्म है वो कहाँ से फैला? जर्मनी से। आपको पता है जर्मनी जो पहला वर्ल्ड वॉर था, चलो पहला वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ कमेंट करके बताना। अब ये जर्मनी क्या है, हार गया था। जर्मनी किसके साथ लड़ रहा था? ऑस्ट्रिया के साथ लड़ रहा था। ठीक है ना, जर्मनी और ऑस्ट्रिया मिलकर लड़ रहे थे। और इनके सामने कौन था? फ्रांस था, रशिया था। ठीक है, और बाद में यूएस ने भी ज्वाइन कर लिया था 1917 के टाइम पे, है ना। और
आपका इंग्लैंड था, ठीक है। ये तीनों लोग मिलके इन तीनों के खिलाफ लड़ रहे थे। और आपका इंग्लैंड, ये मिलके रशिया और जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ लड़ रहे थे। और 1918 में क्या होता है, जर्मनी बहुत बुरे तरीके से हार जाता है। और इसके ऊपर ना बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है जर्मनी को, ना बहुत यहाँ पे बेइज्जती करी जाती है जर्मनी की। कैसे कैसे क्या होती है उन सब बातों पे बात करेंगे। और फिर क्या होता है, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना ह्यूमिलिएट होके हार जाता है ना, तो जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है तो जर्मनी यार इतने बुरे तरीके से होता है कि ये मतलब पूरे वर्ल्ड भर में इसकी इसने बिल्कुल तबाही मचा के रख देता है सेकंड वर्ल्ड वॉर में। और यहाँ पे ये जीनोसाइड कर देता है, बिल्कुल जीनोसाइड फैला दिया, लाखों लोगों को मारता है जर्मनी। मतलब पूरा ये अपमान से बिल्कुल भरा बैठा होता है। इसके बाद जब इसका राइज होता है हिटलर के टाइम पे, तब ये पूरी तबाही मचा देता है। ये इसका रीजन था, इसने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इतना किया। तो ये चीज़ हमें समझनी है, थोड़े फैक्ट वगैरह है उनकी बात करनी है। तो देखना है यहाँ पे एक छोटा मोटा आपको आइडिया पड़ा कि क्यों ऐसा हुआ यहाँ पे, जर्मनी के साथ क्या इसका बैकग्राउंड चल रहा था, ठीक है। तो 1918 में जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो यहाँ पे भी जो एम्परर था वो यहाँ पे इसको राजपाट छोड़ के चला गया, क्योंकि बहुत बुरी हार हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जर्मनी बोलता है अब हम एक रिपब्लिक बनाएंगे। और इस रिपब्लिक को बोला जाता है वीमार रिपब्लिक। तो याद रखना, जर्मनी का वीमार रिपब्लिक कब बनी थी, जर्मनी की वीमार रिपब्लिक कब बनी, तो 1918 में, ठीक है। इतनी सी बात याद रखोगे। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा कि जो भी आपकी पार्लियामेंट है, जर्मन पार्लियामेंट है जो, इसमें आप डेप्यूटीज का इलेक्शन कराओ, लोगों से इलेक्शन करो और गवर्नमेंट वैसी चलेगी जो लोग कहेंगे, जर्मन पार्लियामेंट। अब ये जो जर्मन पार्लियामेंट है इसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका नाम है रेस्टैग, ठीक है ना। क्या है आपका, रीस्टैग करके है। ये कहाँ की पार्लियामेंट है, जर्मनी की पार्लियामेंट है। नाउ अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इलेक्शंस वगैरह हुए, ठीक है। और एक चीज और याद रखना कि यहाँ पे जो पहला इलेक्शन हुआ उसी में इन्होंने क्या कहा, हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो भी लोग हैं उन सबको एक एक वोट करने को मिलेगा ही मिलेगा। इवन जो वुमेन है उनको भी यहाँ पे वोट करने की आजादी होगी। तो याद रखना यहाँ पे जर्मनी ने जो है 1918 में क्या बोला था, आपकी वुमेन भी वोट करेंगी। और इन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाया हुआ था, क्लियर है। और अब देखो हुआ क्या कि ये सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब ये जो रिपब्लिक बनी, यहाँ पे लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। लोग बिल्कुल भरे बैठे थे, लोग बिल्कुल डिस्टर्ब थे। क्योंकि ये जो यहाँ पे, अब देखो जो देश हारता है उसको यहाँ पे क्या करनी पड़ती है, ट्रीटी करनी पड़ती है। बिकॉज अब आप हार रहे हो तो उसको पूरी, या तो पूरी अपनी कंट्री दे दो उसको, दूसरी कंट्री को। तो ट्रीटी क्या हुई, ट्रीटी में यार बहुत इसकी बेइज्जती करी गई। और ये ट्रीटी हुई थी वर्साइल्स में। अब मुझे कमेंट करके बताओ ये वर्साइल्स कहाँ की जगह है, बता चुका हूँ है ना। अब वर्साइल्स में जब ये ट्रीटी हुई तो इसने क्या किया, अपना 1/10 पॉपुलेशन इसकी छीन ली गई। समझ रहे हो, इतनी ज्यादा यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन को छीन लिया गया, 1/10 पॉपुलेशन चली गई। और इसका जो बाहर का एरिया था, पूरी इतना एरिया चला गया, पॉपुलेशन चली गई। 20% जो है आपका कोल इसको देना पड़ा, फ्रांस को, पोलैंड को और डेनमार्क को, लिथुनिया को, ठीक है। जो बोल रहा हूँ उसको भी याद रखना। 75% का इसका आयरन ले लिया गया, इसकी कंट्री में 75% आयरन ले लिया, 26% कोल ले लिया। और इवन इतना ही नहीं, यहाँ पे क्या बोला गया कि तुमने ही यहाँ पे इतना वॉर करा, और जो भी कंट्रीज हैं, यानी कि जो आपका यहाँ पे फ्रांस था, यूएसए बाद में आ गया था 1917 में, देन आपका यहाँ पे कमेंट करके बताओ और कौन कौन सी दो कंट्रीज थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, वॉर बोला कि इतना ज्यादा नुकसान हुआ, तो यहाँ पे यूरो 6 बिलियन, 6 बिलियन यूरो, क्या है यार यूरो का साइन, 6 बिलियन यूरो जो है आपको बोला गया, इतना हर्जाना तुम दोगे सारी के जो कंट्रीज को तुमने क्षति पहुंचाई है। तो समझ रहे हो आप, उस टाइम पे 6 बिलियन यूरोस की कीमत बहुत ज्यादा होती थी, आज के टाइम पे तो है ही सही, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया, इनसे बोला गया कि तुम्हारी ये जो मिलिट्री है ना, ये भी तुम बंद करो अपनी। मिलिट्री यहाँ पे इनसे छीन ली गई और कहा कि तुम कोई भी मिलिट्री नहीं रखोगे, तुमने पूरा सबको इतना वो किया है, सबके साथ इतनी लड़ाई करी है, ठीक है। और इवन यहाँ पे क्या बोला गया, इसका जो राइनलैंड था, राइनलैंड काफी रिच एरिया हुआ करता था जर्मनी का, ये भी इनसे छीन लिया गया। कहा कि यहाँ का जो भी अपने रिसोर्सेज है वो हम यूज करेंगे। तो यानी कि बहुत बुरे तरीके से बेइज्जती की, पूरा पैसा छीन लिया, सब कुछ छीन लिया इनका। तो ये जो रिपब्लिक बनी थी ना नई नई, इसकी पूरी बेइज्जती हो रही थी, बिकॉज यही लोग यहाँ पे ट्रीटी साइन करके आए थे। ट्रीटी को साइन करके कौन आया, राजा तो भाग गया, ये जो रिपब्लिक बनी है वही साइन करके आए। तो इनको बहुत ज्यादा यहाँ पे ना इनके लोगों ने सपोर्ट किया, ना किसी ने सपोर्ट किया। लोग इनको चढ़ाते थे क्या बोल के, नवंबर सिनर्स बोल के। क्योंकि ये ट्रीटी कब हुई थी, नवंबर में हुई थी, तो इनको नवंबर सिनर्स बोल के या फिर नवंबर क्रिमिनल्स बोल के जो है इनको चढ़ाया जाता था। तो ये चीज आप याद रखना। मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या हुआ कि ये जो रिपब्लिक में लोग थे वो मेनली कौन से लोग थे, सोशलिस्ट लोग थे। आपके जो डेमोक्रेट्स लोग हो गए, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, सबको दिया जा रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, तो वो लोग कौन होते हैं, डेमोक्रेट होते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेट लोग थे, सोशलिस्ट लोग थे, कैथोलिक लोग थे। तो इन लोगों को यहाँ पे, इवन घर के अंदर घर के बाहर, आप समझ रहे हो, कंट्री के लोग भी यहाँ पे इनको ताना दे रहे हैं, बाहर के लोग भी ताना दे रहे हैं। तो बहुत बुरी हालत थी यहाँ पे इस सब चीजों की।
समझ में आ गई इतनी सी बात, क्लियर है? तो यार अब देख रहे हो पूरा पैसा चला गया, सब कुछ चला गया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा आ गया। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो यहाँ पे क्या बोला कि लोगों ने कहा कि यार तुम यहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनाओ, ना कि डेमोक्रेटिक। सोशलिस्ट में क्या होता है कि जितने जिसके पास जमीन है वो इक्वल इक्वल बटेगी सबके साथ, तो इन्होंने कहा तभी चल पाएगा काम। तो इस सब को लेके यहाँ पे एक लीग स्टार्ट हो गया, जिसको क्या बोला गया, स्पार्टकस लीग, ठीक है ना? स्पार्टकस लीग करके आपको एक लीग स्टार्ट हुआ, और स्पार्टकस नहीं, स्पार्टसिस्ट, ठीक है, स्पार्टसिस्ट लीग स्टार्ट हो गया। और इन लोगों ने यहाँ पे इन सब चीजों का अपोज करा, लेकिन वीमार रिपब्लिक जो थी, इन्होंने कहा कि अगर ये सब बढ़ गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। तो इसको दबाने के लिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक फ्री कॉप्स नाम का, आप देखो इनके पास में आर्मी तो थी नहीं, लेकिन जो पहले के लोग आर्मी में काम कर चुके थे उनका एक इन्होंने ग्रुप बनाया फ्री कॉप्स करके, और इन सब अब इन्हीं के लोगों को यहाँ पे दबाना स्टार्ट कर दिया। तो अब देख रहे हो सिचुएशन कितनी वर्स हो गई। अब देखो इनके पास में पैसा बिल्कुल था नहीं, जब घर पे अंदर पैसा दे नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा लिया गया है, सब कुछ ले लिया गया, रिसोर्सेस ले लिए गए, तो पैसा लेके कहाँ से आएंगे? तो इनको जो फ्रांस को पैसा देना था ना, वो ये पैसा दे नहीं पाए। इवन जो पैसा दे रहे थे वो ये गोल्ड में दे रहे थे और उधार लेके दे रहे थे। जो डेब्ट थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, डेब्ट, ठीक है। तो जब इतना सारा सिनेरियो खराब हो गया, फ्रांस को पैसा नहीं दे पाया, तो फ्रांस ने क्या किया, इनका जो इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, जिसका नाम था रास करके था, रास या रर, देखो ये रर था, रर करके जो एरिया था इनका इंडस्ट्रियल, उसको ले लिया इन्होंने, वहां के जो लोकल लोग थे उनको कैप्चर कर लिया। और फ्रांस ने क्या बोला कि हम यहाँ से अपना पैसा निकालेंगे, तुम हमें कैसे भी करके पैसा दो। तो जर्मनी ने यहाँ पे अपना बहुत सारी करेंसी निकाल दी। अब करेंसी जब बहुत ज्यादा निकाल देती है ना कोई कंट्री, तो वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ कि फ्रांस की जो वहां पे मुद्रा थी उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कम हो गई कि जो यूएसए का $1 था उसके इक्वल में ट्रिलियंस में हो गया था। ट्रिलियंस का मतलब समझ रहे हो, एक टाइम आ गया था जब 9 करोड़ 82 लाख के लमसम पहुंच गया था $1 के सामने जर्मनी की करेंसी। तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। जब इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई, बिल्कुल मिटने पे ही आ गया, तो यूएसए ने कहा कि चलो यार हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं और तुम्हें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देंगे, और तुम्हारे जो ये टर्म्स यहाँ पे बने हैं, जो वर्साइल्स ट्रीटी हुई थी उसके टर्म्स यहाँ पे हम चेंज करते हैं, और यहाँ पे लेके आइए डेव्स प्लान, ठीक है ना? डेव्स प्लान लेके आए, उसमें थोड़ी सी जर्मनी को जो है इकोनॉमिकली थोड़ा सा राहत दी गई, और यूएसए ने इनको जो है सपोर्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन हुआ क्या कि ठीक है यार, जब सपोर्ट करा तो 1924 से 28 तक, 1924 से 28 तक तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी रही, लेकिन 1929 में आपको पता होगा द ग्रेट डिप्रेशन के बारे में, सबसे ज्यादा आर्थिक मंदी आ गई। जो यूएसए था उसकी इकोनॉमी खुद खतरे में आ गई, यूएसए की इकोनॉमी बिल्कुल गिर चुकी थी। तो जब 1929 में जो सपोर्ट कर रहा है वही गिर गया, तो जर्मनी की हालत और भी खस्ता हाल हो गई, और यूएसए ने भी अपना हाथ वापस ले लिया, क्योंकि अब ये अपने देश को संभाले कि इसको संभाले। तो 1929 से लेके 1934 तक ये फिर से जर्मनी की हालत बहुत खस्ता हाल हो गई। तो यार इन सब से यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो गई, और जो वीमार रिपब्लिक था वो धीमे धीमे यहाँ पे, इनका एक आर्टिकल 48 हुआ करता था जिसमें क्या था, इमरजेंसी लगाने का रूल था, बार बार इमरजेंसी लगाई जा रही थी, पॉलिटिकल जो है पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया था। और यहीं पे दूसरी तरफ क्या पिक्चर चल रही थी, एक लड़का था हिटलर। ये हिटलर यहाँ पे धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था, अब यही हमें देखना है। यहाँ पे आपको सिनारियो सारा समझ आ गया, जो भी यहाँ के फैक्ट है वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं एज सुन एज पॉसिबल, तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हिटलर जो है वो पैदा होता है 1889 में, गरीबी में बहुत पैदा होता है ये, ठीक है। और ये यहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो इसे ये ज्वाइन करता है, और ये कॉर्पोरल के फॉर्म में ज्वाइन करता है, ठीक है, सारी बातें ध्यान से देखना। और क्या होता है जब यहाँ पे वर्साइल्स, अब इसे ये बहुत वीरता से लड़ा, ठीक है, इसे ब्रेवरी के मेडल वगैरह भी खूब सारे मिले इस वॉर के लिए, और एक कॉर्पोरल की डेजिग्नेशन भी मिली इसको। लेकिन जब वर्साइल्स ट्रीटी हुई तो इसको भी बहुत यहाँ पे बेइज्जती लगी, और ये अंदर से बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा आ गया इसके अंदर। तो इसने 1919 में एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती है, छोटा सा ग्रुप होता था, जिसका नाम क्या था, जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है। तो याद रखना, ये जो आपका हिटलर था इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है, जर्मन वर्कर्स पार्टी से होती है, जो कि इसने 1919 में ज्वाइन करी थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसी पार्टी के जो आपका फिर एक सेकंड देखो, अब ये क्या हुआ, 1919 में इसने पार्टी ज्वाइन करी, लेकिन जब हिटलर बोलता था ना यार, तब बहुत ही मतलब लोग इसको सुनते ही रह जाते थे। बहुत ही मतलब इसका जो बोलने का एक तरीका था बहुत ही अच्छा था। आप अगर इसकी मे काम, इसकी एक आत्मकथा है मे काम, वो पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में काफी कुछ चीजें पता चलेंगी। मैंने ये पढ़ी हुई है, और ये मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, जब मैं अराउंड क्लास 11th में था शायद। तो तब ये मैंने पढ़ी थी, और इसका मतलब काफी कुछ चीजें हैं जो आपको पता चलेंगी मे काम में, जब टाइम हो तब पढ़ना, बहुत मोटी सी है। तो खैर, जर्मन वर्कर्स पार्टी पे ये क्या करता है, इसको अब जब एज अ मेंबर ज्वाइन किया, और ये इसके ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि तो ओवर कर लेता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और इसका नाम क्या रख देता है, नेशनल, इसका नाम क्या रख दिया इसने, नेशनल सोशलिस्ट, नेशनल में यार ये
क्या कर दिया मैंने, नेशनल सोशलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। अच्छा, ये आप देख रहे होगे मैंने जर्मन्स के बाद में फर्स्ट ऑफ एस डाला है, क्योंकि जब आपका एस पहले से लग जाता है ना तो उसके बाद एस एस नहीं लगाया जाता, ठीक है, तो उसमें हिस्सा साउंड आता है। खैर, जर्मन क्या हो गया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, इसने इसको रीनेम कर दिया, और इसी पार्टी को आगे चल के जाना जाता है नाजी पार्टी के नाम से, ठीक है। तो याद रखना, नाजी पार्टी यहाँ पे इसने ज्वाइन करी थी 1919 में, लेकिन फर्दर इसका नाम चेंज करके इसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया, और फिर आगे चल के यही बनती है नाजी पार्टी। क्लियर है, इतनी सी बातें सारी समझ में आ गई क्या? चलो, अब देखो, तो अब यहाँ पे क्या करता है ये जो आपका हिटलर होता है, ये 1923 में, ठीक है, 1923 में ये प्लान करता है कि जो ब्रेविया है, ब्रेविया को हम कैप्चर कर लेंगे, और ये जो आपका बर्लिन है, बर्लिन तक मार्च करके ब्रेविया को कैप्चर करने के बाद में यहाँ तक मार्च करेंगे और बर्लिन को भी कैप्चर कर लेंगे, ठीक है, ये इसने प्लान बनाया। बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था हिटलर, ठीक है। और एक चीज जो मैं आपसे बोलना चाहूंगा, बी महत्वाकांक्षी इन दिस एज, ठीक है। अगर इस स्टेज में आप महत्वाकांक्षी नहीं बनोगे तो चीजें अचीव कैसे करोगे, और अचीव करने के बाद डू नॉट फॉरगेट योर अपब्रिंगिंग, ठीक है, कि आप दूसरों की भी हेल्प करें, बस ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि नौकरी मिल जाएगी फिर तो मैं कुछ भी करूंगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं भी यही सोचूं आज के टाइम पे तो कुछ नहीं हो पाएगा, अगर सारे लोग ये सोचने लग जाएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चीजें इस तरीके से करनी है, और हिटलर यहीं पे यही गलती कर गया, इसलिए उसको बाद में उसको मारा भी गया। खैर, ब्रेविया ये इसने सोचा, लेकिन आपको पता है इस टाइम पे ये लोग फ्री कॉप्स वगैरह इन्होंने रख रखी थी, जर्मनी की जो गवर्नमेंट थी इसने, वीमार रिपब्लिक ने। और इसके अलावा 1924 से मैंने बताया 28 तक यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आ गई थी, अमेरिका ने पैसा देना स्टार्ट कर दिया था, यूएसए ने। तो ये सब चीजें थी, इसलिए इसको यहाँ पे दबा दिया गया और इसको पकड़ लिया गया, ठीक है, हिटलर को पकड़ लिया गया, गद्दारी के लिए इसको जेल में डाल दिया गया, लेकिन बाद में ये कैसे भी कैसे करके छूट गया, ठीक है। ये कहानी है। अब आपको पता है 24 से 28 तक तो स्टेबिलिटी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन 1929 से और 30 के टाइम पे फिर से हालत बिगड़ने लगी। अब जब ये हालत बिगड़ी तो फिर हिटलर को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिखती है, और अब क्या हुआ, ये देखो, ये सब क्वेश्चंस आने स्टार्ट हो गए ना। व्हेन डिड हिटलर ज्वाइन जर्मन वर्कर्स पार्टी, कब की थी, 1919 में, ठीक है। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन निपट गया यहीं पे। अब खैर, मैं आपको क्या बता रहा था यार, हाँ, तो यहाँ पे नाजी जो लोग थे, यहाँ पे अब देखो, इसने पार्टी अपनी पूरी फाउंडर ये बन गया था पार्टी का, इसने बहुत ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस यार लोगों के बीच में फैला दिया। अब इसने देखा यार इकोनॉमी पूरी ध्वस्त हो चुकी है, और यहाँ पे 1928 में इसने इतना ज्यादा यहाँ पे बात को जरा ध्यान से समझना, 1928 के टाइम पे इसने यहाँ पे पार्लियामेंट जो थी इसकी, क्या थी पार्लियामेंट का नाम बताओ, जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था, क्या नाम था, कमेंट करो फटाफट से, नहीं लिख रहा हूँ यार मैं, छोड़ो। अब 1928 में जब इसकी नाजी पार्टी थी, इसने यहाँ पे इलेक्शन में पार्ट लिया और इसको सिर्फ 2.6% वोट मिले। लेकिन फिर अब हिटलर को समझ में आया लोगों के अंदर अपना इन्फ्लुएंस ले जाना बहुत जरूरी है। 1932 में जब इलेक्शन हुए ना, तब इसको यहाँ पे वोट मिलते हैं 37%। तो आप इंक्रीमेंट देख रहे हो, मात्र 4 साल में इतना ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया। इसने किया क्या, यहाँ पे इसने अपना प्रोपागेंडा फैलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्या किया इसने, प्रोपागेंडा फैलाना स्टार्ट किया, लोगों से कहा कि हम तुम्हारा बदला लेंगे, जर्मनी को इतना ज्यादा यहाँ पे अपमान हुआ है, आप देख रहे हो वर्साइल्स ट्रीटी में इतना ज्यादा अपमान हुआ, हम तुम सबका बदला लेंगे। और इसको एक तरीके से क्या बोला गया कि यही क्या है, अपना एक रखवाला है, इसको सेवियर के नाम से हिटलर को यहाँ पे फेमस किया गया, प्रोपागेंडा फैलाया गया कि अगर ये हिटलर को आप नहीं लेके आओगे आगे तो आपका जर्मनी पूरा ध्वस्त हो जाएगा, हम आपको यहाँ पे एजुकेशन देंगे, हम आपको यहाँ पे रोजगार देंगे, ठीक है, यूथ के लिए, और आपकी बदला लेंगे इज्जत का। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सेंटीमेंट्स है ना, रिलीजियस सेंटीमेंट्स, उनको यहाँ पे टटोला गया। इसने क्या करा कि ये अलग अलग जाके लोगों को की भीड़ इकट्ठी करता था, ठीक है, लोगों की क्या करता था, मास मोबिलाइजेशन, या फिर मासेस जो होते थे उनको इकट्ठा करता था, उनके बीच में अपने विचार फैलाता था, और वो लोग जाकर के और जगह विचार फैलाते थे। तो इसकी जो विचारधारा थी वो बहुत तेजी से फैलने लगी पूरी जर्मनी में। और इसने क्या कहा कि जो भी फॉरेन लोग यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र कर रहे हैं ना जर्मनी के खिलाफ, उन सबको हम साफ कर देंगे, सिर्फ जर्मनी ही पूरे वर्ल्ड में दिखेगा। और हम यहाँ पे, मतलब इसमें बहुत ज्यादा इसके बोलने में ना एक मैजिक था, बहुत ही पावरफुल स्पीकर था ये, ठीक है। तो इसने ये सब बातें करी इनसे, और इसका रैलीज करता था ये हर जगह जाकर के लोगों से बात करता था। और इसका एक यहाँ पे इसमें रेड बैनर यानी कि एक झंडा खुद का यहाँ पे लेके आया, जिसमें कि एक ऐसा साइन होता है, ठीक है। अब ये जो है आपका स्वास्तिक का साइन नहीं है, इसको इंडिया डिनाई कर चुका है, तो ये स्वास्तिक का साइन नहीं है, ये इसका नाजिज्म का ऐसा साइन हुआ करता था, ठीक है। ये ऐसा होता था और ये रेड बैनर होता था, ठीक है, इस तरीके का। अब यहाँ पे एक नाजी सैल्यूट इसने यहाँ पे लॉन्च कर दी, तो इस तरीके से इसने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ही ज्यादा एक ऐसा लेकर एक ऐसा प्रोजेक्ट किया कि यही क्या है, मसीहा है।
ठीक है, अगर आप इसको लेकर के नहीं आओगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि या जब इसकी इतनी ज्यादा पावर बढ़ने लग गई, लोग इसके पास में हो गए, इसका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया, तो 30 जनवरी 1933 में जो इसके वीमर रिपब्लिक के प्रेसिडेंट थे, ध्यान देना, इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे वीमर रिपब्लिक के? ये थे आपके हिंडनबर्ग। ठीक है, कौन थे? हिंडनबर्ग यहाँ के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने कहा इससे विडलर से कि हम तुम्हें चांसलरशिप देंगे, यानी कि तुम क्या बन जाओ, चांसलर बन जाओ हमारे। ठीक है, लेकिन इसने कहा कि भैया चांसलर कौन होता है? जैसे कि आपका जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर है, आज के टाइम पे भी आप कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर देखोगे, इसके हेड कौन होते हैं? पीएम होते हैं ना हमारे यहाँ पे इंडिया में। तो ऐसे यहाँ पे जर्मनी में क्या होते थे? चांसलर, और सबसे ऊपर होता था प्रेसिडेंट। तो इसने कहा कि हम तुम्हें चांसलर बना देंगे। क्लियर है ये बात यहाँ तक? लेकिन अब देखोगे यहाँ पे जो इसकी सरकार थी, जो ये प्रेसिडेंट था, ये बहुत वीक था, पॉलिटिकली बहुत अनस्टेबल था, तो इसने यहाँ पे ये चांसलर बन गया। ठीक है, हिटलर क्या बन जाता है? चांसलर बन जाता है 30 जनवरी 1933 को। इसके पास बहुत सारी पावर आ गई, फिर यहाँ पे फायर भी लग जाती है पार्लियामेंट में, काफी कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं। और कंसंट्रेशन कैंप, यहाँ पे आपके कंसंट्रेशन कैंप लगने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन कैंप लगा दिए गए, सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि इतना ज्यादा जब उत्पीड़न हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो ये यहाँ पे क्या करता है कि डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर देता है। ठीक है, क्या करता है? डिक्टेटरशिप लेकर के आता है हिटलर। और कौन सा ईयर था ये? 3 मार्च 1933 का। चांसलर बना 30 जनवरी को, और 3 मार्च में ये डिक्टेटरशिप का लॉ लेके आता है, जिसका नाम होता है इनेबलिंग एक्ट। ठीक है, इनेबलिंग एक्ट होता है आपका 3 मार्च 1933 का। इससे क्या हुआ कि हिटलर को सारी की सारी पावर मिल गई। ठीक है, हिटलर को सारी पावर मिल गई, ये जो चाहता वो कर सकता था। सारी की सारी पावर किसके हाथ में? हिटलर के हाथ में। तो कहानी समझ में आई कैसे? 1919 में एक लड़का निकल के आता है जो पहले आर्मी में था, बहुत गरीब था, तो इसने ऐसा कुछ कर करके 1933 3 मार्च को ये हिटलर डिक्टेटर बन जाता है आपका। ठीक है, यहाँ तक कि आपको बातें सारी क्लियर होगी। अब जैसे ही यहाँ पे ये डिक्टेटर बना, इसने क्या किया? यहाँ पे कई सारी खुफिया एजेंसी स्टार्ट कर दी, जिसमें से कि एक था गेस्टापो। ठीक है, याद रखना, गेस्टापो क्या था? सीक्रेट पुलिस संगठन था, या फिर आपका सीक्रेट सर्विसेज थी किसकी? जर्मनी की, जो हिटलर ने यहाँ पे लेके आया था गेस्टापो। यहाँ पे क्या करते थे? जो भी लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के लेके आओ। यहाँ पे बहुत टॉर्चर किया जाता था। इसके जो चैम्बर्स होते थे, गेस्टापो चैम्बर्स, यहाँ पे टॉर्चर करने के अलग अलग तरीके ईजाद किए जाते थे, नए नए तरीके निकालते थे। टॉर्चर करो, इन्फॉर्मेशन निकालो, दूसरे देश के स्पाई लोगों को पकड़ के लेके आते थे, उनसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकलवाते थे। ये सारी चीजें यहाँ पे की जाती थी। ठीक है, तो गेस्टापो चैम्बर्स याद रखना है। फिर और भी कई सारी सर्विसेज, आपका एसडी हो गई, जिसे सिक्योरिटी सर्विसेज बोला जाता था, ये सब यहाँ पे स्टैब्लिश की गई। किसके अंडर था ये सारी पावर? और हिटलर को यहाँ पे डायरेक्ट इसकी रिपोर्टिंग की जाती थी। अब भाई जब इतनी सारी पावर मिली, तो हिटलर ने क्या किया? जो आपका जर्मनी था, जो पूरा तहस नहस हो रखा था, उसका रिकंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिकंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया। और इसने यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट था, जिसका नाम क्या था? जेलमार जेलमार शेसट करके इसका नाम था। ठीक है, जेलमार शेस, ये एक इकोनॉमिस्ट था। इसने इसको बैठाया और कहा कि पूरी इकोनॉमिक्स देखो अपनी यहाँ पे कंट्री में क्या चल रही है, और कैसे यहाँ पे हम इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए। और मतलब किस तरीके से आप यहाँ पे अपने घर में ही जो मतलब अपना जर्मनी है, यहाँ से प्रोडक्ट को बनाओ। इन चीजों पे इसने इसको फोकस करने को बोला। यानी कि आप क्या करो, यहाँ पे खुद क्रिएशन करो काम का। वर्क क्रिएशन प्रोग्राम इसने चलवाया। अब बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ कि जो आप अभी गाड़ी का नाम सुनते होगे, एक वोल्क्स वैगन, ठीक है ना, वोल्क्स वैगन आपने कार का नाम सुना होगा। ये तो ये भी आपका इसी प्लान के तहत बनी थी। ये जो इसका क्या था, ये जो इकोनॉमिस्ट था, इसने स्टेट फंडेड क्या लेके आया था? ये स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम, वर्क क्रिएशन प्रोग्राम लेके आया था ना ये जो। इसी के अंतर्गत यहाँ पे कई सारी कंपनीज बनी, जिसमें से एक थी वोल्क्सवैगन, जिसके कि आप आजकल कार वगैरह चलाते हो, काफी महंगी आती है इसकी। तो ये चीज है, कहाँ की है? वोल्क्सवैगन जर्मनी की है। क्लियर है? अब ये सब बातें आपको समझ में आ रही है? हिटलर के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पे कई सारे जर्मनी में हाईवे बनते हैं, सुपर हाईवे बनते हैं। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या हो गया, कई सारे सुपर हाईवेज बने, तो यार इकोनॉमी इनकी काफी अच्छी होने लगी हिटलर के टाइम पे। और इवन आप देख रहे हो अंदर तो ये सब हो ही रहा है, कंपनीज बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, तो अच्छी हो रही है इकोनॉमी। बट फॉरेन पॉलिसी में भी हिटलर को यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त जो है सफलता मिली। फॉरेन पॉलिसी में क्या हुआ कि हिटलर ने यहाँ पे 1933 में जो लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, क्या हुआ करता था? एक लीग ऑफ नेशंस हुआ करता था, इससे पुल आउट कर लिया। यानी कि इसने इसने कहा कि हमारा कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है भाई, हम तो अपनी इकोनॉमी को जैसे चाहेंगे वैसे बढ़ाएंगे। इससे इसने पुल आउट तो किया ही किया। 1936 में इसने क्या किया? मैंने आपको बताया था ना, राइनलैंड को जो है फ्रांस ने ले लिया था। तो ये जो राइनलैंड था, इसने वापस अपनी टेरिटरी में लेके आया। तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी जीत है, लोगों का इस पर भरोसा और ज्यादा बढ़ गया कि यार ये तो खोई हुई टेरिटरी तक लेके आ गया हमारी राइनलैंड को।
और बाद में इसने क्या किया कि जो ऑस्ट्रिया था इसको भी जर्मनी के अंडर लेके आ गया। ऑस्ट्रिया को, ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इसको ये एक ही, इसने बोला ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी एक ही है। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया और जर्मनी। और बेसिकली इसने एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर। वन पीपल, इसका स्लोगन देखना, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, ये था इसका स्लोगन। यानी कि एक लोग हैं, यानी कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी वाले एक लोग हैं, इनका एक एम्पायर बनेगा और ये एक ही आदमी यहाँ पे इसका लीडर होगा, जो कि कौन है, हिटलर है। ठीक है, तो ये स्लोगन दिया। और इसके बाद में इसने क्या किया कि जो जर्मन स्पीकिंग एक सुंडरलैंड हुआ करता था, ठीक है ना, संडरलैंड, ठीक है, ये एक दूसरी कंट्री में होता था, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे वो जर्मन बोलते थे, तो इसको भी इसने अपने अंडर ले लिया। इसने क्या कहा, जो लोग जर्मन बोलते हैं ना, उनका सिर्फ एक एम्पायर होगा। तो इसने कई सारे ऐसे टेरिटरीज छोटी मोटी को लेके अपने पास आ गया। और इवन इसने यहाँ पे जो पूरी कंट्री थी, इसने बिल्कुल काया पलट करके रख दी। एक टाइम पे जर्मनी जहाँ इतना ज्यादा नीचे गिर रहा था, बेइज्जती हुई रखी थी हर जगह, वो अब वो जर्मनी अब क्या करने लग गया, डेवलप करने लग गया थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे क्या हुआ कि जो वर्साइल्स का वर्डिक्ट था, वर्साइल्स का जो वर्डिक्ट था, वर्साइल की जो ट्रीटी हुई थी, उसमें से जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड ने भी धीमे धीमे जर्मनी को क्या करना, कर सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, जर्मनी को सपोर्ट कौन कर रहा है, इंग्लैंड, जिसने की वर्साइल ट्रीटी में इतना ज्यादा यहाँ पे जर्मनी के ऊपर लोड बनाया था। तो कहीं ना कहीं जो हिटलर की पॉलिसीज थी वो अब यहाँ पे सही निकल के आने लग गई। और अब बात आती है सितंबर 1939 की, ठीक है ना, ध्यान देना, सितंबर 1939 की हम लोग बात करने लग रहे हैं। इस दिन क्या हुआ, सितंबर में, इस दिन क्या, इस महीने में क्या हुआ कि जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। पोलैंड, मैंने बताया था ना, पोलैंड किसका पार्ट था उस टाइम पे, रशिया का, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अलग था थोड़ा सा। इसने पोलैंड पे यहाँ पे हमला किया और इसकी वजह से जो फ्रांस और इंग्लैंड है इसमें लड़ाई हो गई। फ्रांस एंड इंग्लैंड में जो था, बेसिकली फ्रांस और इंग्लैंड, इन दोनों से जर्मनी की लड़ाई होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और 1940 में फिर क्या हुआ, सितंबर 1940, एग्जैक्टली एक साल बाद, इसने यहाँ पे जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पे वॉर किया, पोलैंड पे एक युद्ध स्टार्ट कर दिया, जो कि काइंड ऑफ एक रशिया के अंडर ही आता था। और इससे जो फ्रांस और इंग्लैंड थे उनकी लड़ाई होगी, उनसे जर्मनी की लड़ाई होगी। और 40 में क्या हुआ कि एक ट्रिपार्टाइट पैक्ट यहाँ पे साइन किया गया है, ठीक है ना। इसे क्या बोला जाता है, ट्रिपार्टाइट पैक्ट। और इस पैक्ट में यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछा गया, और आपकी मतलब सोशल साइंस आ रही है। तो ये जो ट्रिपार्टाइट पैक्ट था, ये साइन हुआ यार जर्मनी, इटली और जापान के बीच, ठीक है। जर्मनी हो गया, इटली हो गया और जापान, ये तीनों जो है यहाँ पे ट्रिपाइटाइट जो पैक्ट होता है उसको साइन करते हैं और एक साथ आ जाते हैं। और इससे जो आपका हिटलर था, वो इंटरनेशनली उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हिटलर उसकी पावर के चरम पे कब था, यानी कि पिनेकल पे कब था, पिनेकल का मतलब होता है सबसे ऊंचे पॉइंट पे कब था पावर के, तो 1940 में हिटलर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और यहाँ पे जो जर्मनी था वो एक तरीके से नाजी जर्मनी बन गया था, ठीक है, क्या बन गया था, नाजी जर्मनी। पूरी की पूरी जर्मनी में नाजी विचारधारा फैल गई थी, क्योंकि मैंने क्या बताया था, हर चीज जुड़ी हुई है यार हिस्ट्री में, जहां जहां जो भी पॉइंट बता रहा हूँ ना, बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने में, कि यहाँ पे क्या हुआ, मास मोबिलाइजेशन क्योंकि इसने कराया था, लोगों के अंदर विचारधारा फैल रही थी। एक बात याद रखना, जब विचारधारा फैलती है ना, वो सबसे डेंजरस थिंग है। अगर अच्छी विचारधारा फैल गई तो देश सुधर जाएगा, गलत विचारधारा फैल गई तो वो पूरा देश ही बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसकी विचारधारा पूरे देश में फैल रही थी, पूरे देश जो है इसका जर्मन नाजी, पूरी इसके देश में जो है एक तरीके से विचारधारा हो गई ना। अब मैं आपको यहाँ पे स्टॉपेज लगाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, है ना। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है अपने सामने, ये करा दिया मैंने, चैप्टर 3 है, हाँ। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 देखो, व्हेन डिड हिटलर बिकम द चांसलर ऑफ जर्मनी, हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना। तो ये आपको बताना है, बताओ, अभी मैंने अभी जस्ट अभी बताया है, चांसलर कब बना था ये, तो ये बना था 30 जनवरी 1933 में, ठीक है। जब, और चलो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था उसका नाम बताइए कमेंट करके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ऑफर्ड चांसलरशिप टू हिटलर, किसने इसको चांसलरशिप दी थी, तो हिंडरबर्ग, जो कि यहाँ का प्रेसिडेंट था। तो वही क्वेश्चन है, जो भी बातें बता रहा हूँ ना यार, उसको ऑलवेज याद रखा करो। मैं कभी भी अगर मैंने कुछ बोला है ना, इवन मैं तो कुछ नोटिफिकेशन में भी ऐसी बातें बता देता हूँ जहाँ पे वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और वो आया हुआ है एग्जाम। तो जब भी कोई वीडियो आती है ना, उसमें मतलब कहीं ना कुछ इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन डिड हिटलर ट्राई टू सीज कंट्रोल ऑफ बवेरिया एंड कैप्चर बर्लिन, कब इसने सोचा था कि हम बवेरिया पे कंट्रोल कर लेंगे और जाके बर्लिन पे मार्च करेंगे और उसको कैप्चर कर लेंगे, तो ये 1933 में इसका विचार था। और अरे सॉरी, 1933 में तो चांसलर बना था, ये इसका विचार था 1923 में, राइट।
तो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला तो करा ही दिया, फिफ्थ वाला देखो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी, किसको दिया था यहाँ पे? तो ये था जलमार शशद। देखो यार, सारी चीजें जब हो जाती है ना तो एमसीक्यूज तो बिल्कुल यूं उड़ते हैं हवा में, है ना। अब यूएस, ये हम बाद में करेंगे ये वाला क्वेश्चन। ग्रेट डिप्रेशन जो है वो कौन सा पीरियड था? ये था इकोनॉमिक क्राइसिस का। बताया ना मैंने, इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा गिर गई थी। ग्रेट डिप्रेशन किसको बोला जाता है? इकोनॉमिक क्राइसिस को बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिटलर टुक ओवर द जर्मन वर्कर्स पार्टी एंड रीनेम, इसको किस नाम से रीनेम कर दिया था? देखो, इसका नाम दो बार बदला गया। पहले जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम क्या रख दिया गया, बताइए कमेंट करके। इस क्वेश्चन को आपके ऊपर छोड़ दूं क्या? चलो यार, छोड़ो, नहीं छोड़ता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका नेशनल सोशलिस्ट पार्टी। बाद में इसका नाम नाजी पार्टी रख दिया गया। व्हाट वाज द नेम गिवन टू द गैस चैम्बर्स बाय नाजीज, नाजीज ने गैस चैम्बर्स को किसका नाम दिया था? इसका राइट आंसर यार हो जाएगा डिसइंफेक्शन एरियाज। ये बेसिकली गैस चैम्बर्स होते थे जहाँ पे कि नाजीज ने ये सेटअप किए थे, इनको डिसइंफेक्शन एरियाज बोला जाता था। अभी याद रखना, आगे चल के इसके बारे में बात करूँ। अगले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट वाज डाव्स प्लान। यहाँ पे डेव्स प्लान बेसिकली क्या था? तो यहाँ पे यूएसए ने हेल्प करी थी जर्मनी की, जो कि रिपरकेशन टर्म्स थे उनको ईज कर दिया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द प्रोपागेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर। हिटलर का प्रोपागेंडा मिनिस्टर कौन था? मैंने कहा ना, प्रोपागेंडा बहुत फैलाया जा रहा था। तो हिटलर का प्रोपागेंडा मिनिस्टर था आपका गेबल्स। ठीक है, याद रखना कौन था? गेबल्स था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो देखो, वाई वॉज द वीमार रिपब्लिक कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। जो वीमार रिपब्लिक थी उसको नवंबर क्रिमिनल्स क्यों बोला जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिकॉज दे साइंड आर्मिस्टिस एग्रीमेंट एंड कंसीडर्ड जर्मनी टू एलाइज, बिकॉज दे क्रश्ड स्पार्टिसिस्ट विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉप्स, या फिर उन्होंने मिसयूज करा आर्टिकल 48 का, दे सिक्योर लोन फ्रॉम यूएसए। पॉइंट सारे सही हैं, लेकिन नवंबर क्रिमिनल बोलने का रीजन क्या था मैंने आपको बताया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, क्योंकि इन्होंने वो एग्रीमेंट साइन कर लिया था जिससे कि जर्मनी की बहुत बेइज्जती हुई। अब पूरे तरीके से बिक गया था वो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 14 क्वेश्चन देखो। ये यार ये हु फ्रॉम द फॉलोइंग वर नॉट नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर क्रिमिनल कौन से नहीं थे? सोशलिस्ट, स्पार्टसिस्ट। तो मैंने बताया स्पार्टसिस्ट जो है वो तो इनको विरोध करते थे। बाकी जो आपके जिनकी गवर्नमेंट बनी थी वो कौन थे? सोशलिस्ट थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेट थे। लेकिन जो आप बीमार रिपब्लिक में कौन लोग थे? याद रखना, बीमार रिपब्लिक में सोशलिस्ट थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेट थे। जबकि जो स्पार्टसिस्ट थे वो इनका विरोध करने के लिए निकल के आए थे। आगे देखो, यहाँ पे रेस्टैग रिफर्स टू, रेस्टैग, अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, जर्मन पार्लियामेंट। यार ये टिकता क्यों नहीं है इन जगह? रीस्टाइल रिफर्स टू जर्मन पार्लियामेंट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट हुम जर्मनी डिड नॉट फाइट। यहाँ पे किसके अगेंस्ट पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें कि जर्मनी ने फाइट नहीं किया था? यानी कि जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसके अगेंस्ट जर्मनी ने फाइट नहीं किया था? तो यार ये जो ऑस्ट्रिया है वो तो जर्मनी के साथ में ही था, तो उससे क्यों फाइट करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है? ये चीजें याद रखनी है, क्वेश्चन कैसा भी घुमा के पूछेगा, इसलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं। बहुत टाइम लगता है यार इन सब चीजों में, आप लोग जब समझोगे ना तब पता चलेगा। पहला वर्ल्ड वॉर का फोर्ट कब लड़ा गया? 1914 से 1918। इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जिसने ये आंसर गलत किया है ना, तो मतलब क्या ही किया जाए उसका, बताओ जरा कमेंट करके। अ कैंप वेयर पीपल वर आइसोलेटेड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस टू लॉ रिफर्ड एज, यानी कि जहाँ पे लोगों को बहुत आइसोलेट करके डिटेन किया जाता था, मार पिटाई लगाई जाती थी उनको, वो थे कंसंट्रेशन कैंप। मैंने बताया ना, कंसंट्रेशन कैंप सेटअप किए थे। तो यहाँ पे लोगों को बिल्कुल अकेला छोड़ के उनको बहुत उनके ऊपर कोई भी लॉ नहीं था। कैसे भी करके उसको आप उससे इन्फॉर्मेशन निकालो या जो भी है, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था। नाउ व्हिच आर्टिकल ऑफ बीमार कॉन्स्टिट्यूशन गेव द प्रेसिडेंट द पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, सस्पेंड सिविल राइट एंड रूल बाय डिक्री। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, आर्टिकल एक इनका 48 हुआ करता था जिससे ये इमरजेंसी लगा सकता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48। जितनी चीजें बताई है वहां से एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको अभी भी। पीपल ऑफ बीमार रिपब्लिक लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन डेमोक्रेटिक। तो जो पीपल थे बीमार रिपब्लिक के, उनका डेमोक्रेटिक किस सिस्टम से इनका भरोसा उठ गया? सोशलिस्ट सिस्टम था, कंजर्वेटिव सिस्टम था, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम था? आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या बोला, वहां पे पार्लियामेंट थी। दैट मीन्स वहां पे लोगों का भरोसा किससे उठ जाएगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम से उठ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21st क्वेश्चन देखो, ट्रिपार्टाइट एक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, जापान एंड कौन सी कंट्री थी? बोलो फटाफट से। इसके साथ में आपका निकल के आया था इटली। अभी क्या अभी बताया, आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ पे जो आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, जो साइन की गई आपकी एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, वाज हार्श फॉर जर्मनी बिकॉज, तो जर्मनी के लिए बहुत हार्श थी क्योंकि जर्मनी का ओवरसीज कॉलोनी चली गई थी। सही बात। जर्मनी का 75% आयरन फ्रांस को चला गया। सही बात। वेस्टर्न पावर्स ने डीमिलिटराइज कर दिया था जर्मनी को। सही बात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल हो जाएगा। अब देखो यार, जब आप चीजों को पढ़ लेते हो ना तो इतने आराम से एमसीक्यूज होते हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
मेहनत करोगे तो अल्टीमेटली उसका फायदा मिलेगा। और बिकॉज देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू द मेहनत, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो यार बस आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगा। आई होप आपको चीजें क्लैरिफाइड हुई होंगी। तो एमसीक्यूज यार उड़ाना बहुत छोटी बात है। और मैं चाहता तो आपको बहुत आराम से ये ना एक दिन में 50-50 कराता, 20-30 मिनट की क्लास में 20 मिनट की मुश्किल से क्लास होती, और फिर उसमें व्यूज भी बहुत सारे आते भर भर के। क्योंकि ना बात क्या है ना यार, कि आप लोगों को पता ही नहीं है आपको किस किस चीज की जरूरत है। ठीक है, ये ले दो वो दे दो, और आप लोग की ना आदत बिगाड़े रखी है यहाँ पे यूट्यूब पे, ये कर देंगे पीडीएफ दे देंगे फलाना ढिमाका, कुछ नहीं होता जाता उससे। मैंने सिलेक्शन दिया, आई नो दैट यहाँ पे किस चीज की जरूरत है किस चीज की नहीं है, और मैंने खुद ली है। ठीक है, तो जो चीजें बताता हूँ उन पे मेहनत करना स्टार्ट करो बैठे बैठे। जब तक देखो क्या होता है ना, कि जब बच्चा छोटा होता है, सपोज करो हम उस बच्चे को मुंह में सब कुछ डालते जाए, उसको लेटे लेटे खाना देते जाएंगे ना, तो एट द टाइम वो अपंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपंग। तो क्या फायदा से बैठ के खिलाने का, जब तक उसे आप मालिश नहीं करोगे, उसे चलना नहीं सिखाओगे, वो गिरना नहीं सीखेगा, तब तक वो उठेगा नहीं। समझ रहे हैं? इस चीज को कभी सोच के देखना। और मैं जो है वो यार सच्ची बोलूंगा, और जो चीजें मुझे सही लगती है मैं वही करता हूँ। उसमें कभी रिस्पॉन्स आए ना आए, जो भी हो या ना, ठीक है, दैट आई डजंट केयर। तो खैर यार एंड करूंगा ये पे सेशन को। आई डोंट केयर होता है वैसे, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड